नंबर 4। तो जैसा कि आप सभी को पता है आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे और तरीके के सेंटेंसेस की। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में भी हम आज की क्लास में बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के और अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको फ्रेजेस के बारे में, क्लॉजेस के बारे में, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कैसे काम करते हैं और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कैसे काम करते हैं, कहां कहां यूज होते हैं सेंटेंसेस में, वो सब चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम एक सेंटेंस का, एक वाक्य का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। राइट, सो यही होने वाला है आज की क्लास के अंदर भी। मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या चीज कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रही है, जेरेंट की तरह काम कर रही है, इन्फिनिटिव की तरह काम कर रही है, ऐसी काफी चीजों के बारे में जानेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे जिसमें आप मुझे बताएंगे सेंटेंसेस का टाइप क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सो स्ट्रक्चर्स में हमने सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सारी चीजें पढ़ी। और टाइप्स में हमने क्या पढ़ा, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव। राइट, उसके बाद मैंने आपको जब स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें ही मैंने आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में बताया, ताकि आपको ये बात क्लियर हो सके कि आखिरकार एक सेंटेंस जो है वो कैसे बनता है, कौन कौन सी चीज क्या कहलाती है। आई होप आपको वो सारे फंडे जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और आज की क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो ये भी लिख देती हूं मैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तीनों चीज आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। कॉम्प्लीमेंट्स हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। जो भी सब्जेक्ट होते हैं या जो भी प्रेडिकेट होते हैं, इनके पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा और एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स मतलब कोई जटिल वाक्य होगा ना, उस जटिल वाक्य के अंदर आपको एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि भाई वो अपना मीनिंग, अपना थॉट पूरा करता है और उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। डिफरेंस क्या था क्लॉज और फ्रेज में, फ्रेज में या तो एक सब्जेक्ट नहीं होता या एक वर्ब नहीं होता या सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही नहीं होता। क्लॉजेज में ये होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही मौजूद होते हैं, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि इंडिपेंडेंट कंप्लीट थॉट दे देता है और डिपेंडेंट कंप्लीट थॉट नहीं दे पाता। अब देखो, It usually contains subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions कौन से conjunctions थे, जो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग रहे थे। राइट, तो देखना, It usually contains a subordinating conjunctions to help it flow more smoothly. To help it flow more smoothly. Subordinating conjunctions, एक बात एक मेरी समझने की कोशिश करना कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मैंने आपको बताया था कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले लगकर उसको वीक कर देता है ना। तो यहां पर भी यही होगा। एक बात समझो, इसके अंदर यूजुअली एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा ताकि वो किसी भी थॉट को या किसी भी चीज को स्मूथली एक सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करने में मदद करता है। समझना मेरी बात, एक एग्जांपल देखना कि द सैटेलाइट वाज डिस्ट्रॉयड व्हेन द रॉकेट एक्सप्लोडेड। अब देखो, यहां पर अगर आप देखो कि द रॉकेट एक्सप्लोडेड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन जब यहां पर व्हेन लग गया इससे पहले, तो ये किस में बदल गया, एक डिपेंडेंट क्लॉज में बदल गया। तो ये कब बदला डिपेंडेंट क्लॉज में, जब व्हेन लग गया। व्हेन क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या नहीं है।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। द सैटेलाइट वॉज डिस्ट्रॉयड, ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमने बोला था कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और काफी सारे डिपेंडेंट क्लॉज होंगे, मतलब एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। यहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, द सैटेलाइट वाज डिस्ट्रॉयड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपना मीनिंग पूरा कर रहा है। लेकिन जब इस इंडिपेंडेंट क्लॉज में द रॉकेट एक्सप्लोडेड में जब व्हेन लग गया, तो इस व्हेन ने क्या किया, इसको डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, इन दोनों ने मिलके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। इन दोनों ने मिलके क्या कर दिया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। क्लियर हो गई ये बात? देखना, द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन होता है ना, इसने कमजोर कर दिया हमारे इस वाले क्लॉज को जो इंडिपेंडेंट था, so that it can no longer stand alone, ताकि ये अब अकेला स्टैंड ना कर सके। क्योंकि जब हमने when लगा दिया इस वाले पार्ट के सामने, तो इसका मीनिंग अधूरा हो गया और ये डिपेंडेंट क्लॉज में बदल गया। अब द सैटेलाइट वॉज डिस्ट्रॉयड, ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब जब हमने इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन किया तो इसने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा बना दिया। क्या कर दिया इसने, हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट कर दिया। यहां तक कोई और प्रॉब्लम, कोई और दिक्कत? आ गई बात समझ में? क्या बोला मैंने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। जो एग्जाम्पल हमने देखा उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था और जो दूसरा वाला था वो भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, लेकिन उससे पहले व्हेन लग गया, जिसके कारण वो डिपेंडेंट क्लॉज में बदल गया। और ये तो जाहिर सी बात है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बन रहा है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बन रहा है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बारी आ गई है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की। भाई ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स तो हमने पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से मिलकर बन रहा है, राइट? समझ गए ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से मिलकर बन रहा है। लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये ब्लेंड होता है, मिक्सचर होता है। ब्लेंड मतलब मिलावट, मिलावट होती है। ब्लेंड मतलब एक दूसरे में मिल जाना। सो एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, वो सेंटेंस होगा दो स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर होगा। कैसे? मतलब कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका मिक्सचर। हमने कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा, इन दोनों का मिक्सचर भी होता है। वो सेंटेंसेस बहुत ज्यादा कठिन और जटिल होते हैं, जिनमें बहुत सारी चीजें बताई होती हैं और बहुत सारे डिपेंडेंट क्लॉजेस भी मौजूद होते हैं। समझना, इट कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इनके अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, एज वेल एज वन और मोर सबऑर्डिनेट समटाइम्स कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। या फिर हम बोले कि एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज थे। लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज दोनों मौजूद है, लेकिन संख्या एक से ज्यादा है। ऑल्दो एन अमेजिंग थिंग हैपेंड दिस आफ्टरनून, हालांकि एक बहुत बढ़िया चीज हुई इस दोपहर। आई मिस्ड इट, मैंने वो मिस कर दी, बट एटलीस्ट माई सिस्टर टुक अ पिक्चर ऑफ इट, लेकिन कम से कम मेरी बहन ने क्या किया, उसकी एक तस्वीर ले ली। समझना कि यहां पर जब इन्होंने बोला कि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे एज वेल एज वन और मोर सबऑर्डिनेट। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट का यूज किया हुआ है, बट का यूज किया हुआ है, ऑल्दो का यूज किया हुआ है ना। ऑल्दो एन अमेजिंग थिंग हैपेंड दिस मॉर्निंग, कि हालांकि एक बहुत अमेजिंग थिंग हुई इस सुबह, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आई मिस्ड इट, मैंने वो चीज मिस कर दी, ये क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये वाला तो डिपेंडेंट हुआ, ये निर्भर है
कि हालांकि एक अमेजिंग चीज हुई इस दोपहर, आई मिस्ड इट, मैंने वो मिस कर दी, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, बट लेकिन एटलीस्ट माई सिस्टर टुक अ पिक्चर ऑफ इट, लेकिन मेरी बहन ने क्या किया, उसकी एक पिक्चर कम से कम ले ली। ये बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं मैंने, और अब आपको आइडेंटिफाई करना है क्या चीज, इन सेंटेंसेस के टाइप्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। कौन से वाले टाइप्स की, ये इंपेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, एजर्टिव है, या फिर एक्सक्लेमेटरी है, कौन से टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। सो देखना, इंग्लिश कैन बी अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। बहुत आसान है, जल्दी से बताइए। देखिए ये क्या होगा, ये एक एजर्टिव या फिर हम कहें कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें कोई बात कही जा रही है। I have 2 hours of homework to complete tonight. मेरे पास 2 घंटे का होमवर्क है आज रात को कंप्लीट करने के लिए। एक साधारण सी बात उसने कही, तो ये भी सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, एजर्टिव। पास द सॉल्ट एंड पेपर, ये कौन सा होगा, ऑर्डर किया है, कमांड की है, इंपेरेटिव, राइट। Why is mom always picking me up so late? स्टार्टिंग में ही why आ गया और एंड में क्वेश्चन मार्क दिख गया, तो हमें तुरंत पता चल गया कि क्यों मॉम हमेशा मुझे उठाती हैं इतना लेट। सो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव, ठीक है। लुक देयर इज अ माउस रनिंग अक्रॉस द फ्लोर, देखो एक चूहा दौड़ रहा है फ्लोर के वहां। सो यहां पर लुक के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दे रहा है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी, राइट। नेक्स्ट, विल वी एवर फिनिश द प्रोजेक्ट, क्वेश्चन मार्क दिया है, विल पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट से, सीधा आप समझ जाएंगे इंटेरोगेटिव। क्या होगा ये सेंटेंस का टाइप, इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट, बी केयरफुल व्हेन यू क्रॉस द रोड, क्या कहा जा रहा है, कोई चीज बताई जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। सो बी केयरफुल व्हेन यू क्रॉस द रोड, इंपेरेटिव, राइट। नेक्स्ट, दिस बुक इज फॉर मैथ, यह किताब मैथ्स के लिए है, सिंपल सा डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव और एजर्टिव एक ही बात होती है। आई बात समझ में, ये एग्जाम्पल से चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती है, इसलिए मैंने कुछ करवा दिया है, क्योंकि अक्सर मैं आपको होमवर्क में देती रहती थी। नेक्स्ट, अब इनका आपको पता लगाना है सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार। सी, आई वेंट टू स्कूल एट 8 बट क्लास डिड नॉट स्टार्ट अंटिल 8:30। मैं स्कूल गया 8 बजे, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई वेंट टू स्कूल एट 8, मैं स्कूल गया 8 बजे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन यहां पर बट लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, बट लगा हुआ है। क्लास डिड नॉट स्टार्ट अंटिल 8:30, लेकिन क्लास शुरू नहीं हुई थी कब तक, 8:30 तक। तो क्लास डिड नॉट स्टार्ट अंटिल 8:30, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था। लेकिन यहां पर जब बट लग गया, लेकिन यहां पर जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग गया, तो क्या हो गया, ये एक कंपाउंड हो गया कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब बट से जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाता है, एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है या नहीं कहलाता। सो यहां पर देखिएगा आप कि आई वेंट टू स्कूल एट 8, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्लास डिडंट स्टार्ट अंटिल 8:30, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। लेकिन जब हमने इसे बट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा तो ये क्या बन गया बेटा, ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ठीक है, देयर आर 5 चेयर्स इन द रूम, ये तो एक साधारण सा वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें, राइट। नेक्स्ट, ऑल्दो आई वॉज स्टार्विंग, हालांकि मैं क्या था, भूखा मर रहा था। आई डिड नॉट स्नैक बिफोर डिनर, मैंने क्या नहीं किया, मैंने स्नैक्स नहीं खाए डिनर से पहले। सो जब हमने क्या किया, ऑल्दो कंजंक्शन का यहां यूज किया, ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया एक कॉम्प्लेक्स
सेंटेंस। कैसे बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? देखो यहां पर हमने अभी पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। सो यहां पर अगर आप देखो तो आई वॉज स्टार्विंग, ऑल्दो आई वॉज स्टार्विंग, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एंड आई डिडंट स्नैक बिफोर डिनर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमने देखा कि ये दोनों जब मिल रहे हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो हमारा बना रहे हैं, राइट। सो ये क्या बन जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंफ्यूज मत होना, बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर इनमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली जो वो होती है ना इसके अंदर, वो वाली चीज थोड़ी सी आपको याद रखनी होगी। इट स्टार्टेड टू रेन सडनली, अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट ब्रिंग माई अम्ब्रेला। अब यहाँ पर एक सेमी कॉलन लगा हुआ है, अगर आपको याद हो तो जब भी एक सेमी कॉलन लगा हुआ होता है, यहां पर आपने देखा इन तीनों में कहीं नहीं लगा हुआ था ना, लेकिन बट का यूज था। यहां पर जहां पर भी बट लगा हो या कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हो या सेमीकोलन लगा हो तो वो क्या कहलाता है? वो एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो या फिर बट ये सेमीकोलन से जुड़ा हो तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। सो इट स्टार्टेड टू रेन सडनली, एकदम से क्या होने लगी? बारिश होने लगी। आई डिडंट ब्रिंग माई अम्ब्रेला, मैं अपना अम्ब्रेला नहीं लेकर आया था। लेकिन यहां पर लिखा है अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट ब्रिंग माई अम्ब्रेला, और ये दोनों ही क्लॉजेस जुड़े हुए हैं सेमीकोलन से, राइट। सो यहां पर हमने क्या किया? इसे कंपाउंड सेंटेंस बताया। Even though they had lived with each other for years, the dog still barked and the cat still hissed whenever they were in the same room together. आप देख सकते हैं whenever, ठीक है, और कहां यूज किया गया है? The dog barked and the cat still hissed. Even though, आप इन सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यहां पर देख सकते हैं, और ये लगाए जा रहे हैं किससे पहले? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से पहले। कह रहे हैं दे हैड लिव्ड विद ईच अदर फॉर इयर्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन इससे पहले इवन दो लगा दिया तो ये डिपेंडेंट में बदल गया। सो अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट और एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज जब भी मौजूद होते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट, I sat through a long boring movie last night. Simple sentence, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या होगा ये? Simple sentence. Next, after I ran the 5 kilometer race, I could barely walk. अब यहां पर अगर हम आफ्टर हटा दें, so I ran the 5 kilometer race, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, लेकिन इससे पहले यहां पर आफ्टर लग गया, जिसने इस क्लॉज को वीक कर दिया और डिपेंडेंट बना दिया। किसके बाद? I could barely walk, मैं मुश्किल से ही चल पा रहा था, राइट। सो ये क्या कहलाएगा? ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई हमें यहां पर। अब बढ़ते हैं आगे। There were several people in the room, yet there was hardly any noise. There were several people in the room, बहुत सारे लोग थे कमरे में, yet का यूज यहां पर हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड। देखो जब बीच में यूज हो रहा है तो वो कंपाउंड कहला रहा है, और जब स्टार्टिंग में यूज हो रहा है कोई भी कंजंक्शन तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहला रहा है ना। जब भी कंजंक्शन शुरुआत में यूज हो रहा है, कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहला रहा है। और कभी भी कोई भी कंजंक्शन आप देख रहे हैं बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देख रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कहला रहा है। सो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। पार्ट्स बहुत सारे होते हैं एक सब्जेक्ट के, कोई भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे हम कर रहे थे ब्लैक कैट, है ना। तो अब ये तीन है वर्ड्स, इसमें ये तीनों वर्ड्स क्या क्या हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम कह रहे थे कि पूरा एक सेंटेंस है, पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। हम क्या कह रहे थे कि ये पूरा एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के पार्ट में हम जब बोल रहे थे तो ये हम क्या कह रहे थे कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। कैसे? कंपाउंड सब्जेक्ट है, सॉरी, कि कंप्लीट सब्जेक्ट,
आई एम सॉरी, कंप्लीट सब्जेक्ट क्यों कह रहे थे, क्योंकि इसमें वर्ड था जो इस एक सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा था, काफी वर्ड्स थे जो इस एक सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे थे। अब ये वर्ड्स क्या हैं, अब ये वर्ड्स क्या है, इनके बारे में देखेंगे। तो ये जो वर्ड्स होते हैं सब्जेक्ट के अंदर, ये होते हैं क्वालिफायर, डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव फ्रेज। इन तीन तरीके के वर्ड्स से आपका सामना होगा, एक तो होगा क्वालिफायर, एक होगा डिटर्मिनर और एक होगा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, ठीक है। क्वालिफायर क्या होते हैं, कोई भी ऐसा शब्द जो आपका सब्जेक्ट दे रखा है ना, मेन नाउन वगैरह दे रखा है, उसको उसकी विशेषता बता रहा है, टाइप्स, समझो। डिटर्मिनर्स में क्या आ जाता है, ए, एन, दी, मच, एनी, सम, सेवरल, लिटिल, each, every, no, all, both, have, this, that, these, those, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी, first, second, third, fourth, fifth कुछ भी, his, her, your, my, our, its, their, ये सब क्या आते हैं, डिटर्मिनर्स में आते हैं। एक टॉपिक पूरा डिटर्मिनर्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बकायदा पढ़ाया भी जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं, प्रपोजिशंस और इंटरजेक्शंस के बाद डिटर्मिनर्स आपको पढ़ाया जाएगा। सो समझिएगा हम यूज कहां करते हैं डिटर्मिनर और क्वालिफायर का। देखो, अ गर्ल वेंट, ये हमारा एक सेंटेंस है, अ गर्ल वेंट। अब यहां पर अ गर्ल क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और वेंट हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में क्या हो सकता है, वर्ब होता है, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। अब ए यहां पर क्वालिफायर है, क्योंकि ये गर्ल जो हमारा मेन हेडवर्ड है, जो हमारा सब्जेक्ट है, हेडवर्ड या मेन वर्ड भी आपको मिल सकता है, लिखा हुआ या सब्जेक्ट कह सकते हो आप। सब्जेक्ट कंप्लीट तो अ गर्ल है, गर्ल क्या है, हेडवर्ड है। अब इसको क्वालिफाई करें कि एक लड़की गई, और यहां पर क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है गर्ल को, कि गर्ल गई या फिर एक लड़की गई। सो अ गर्ल वेंट, सो अ यहां पे क्वालिफाई कर रहा है गर्ल को, खासियत बता रहा है लड़की की, कि क्या लड़की गई, एक लड़की गई, समझे। और वेंट यहां पर क्या है, वर्ब। अब वैसे ही समझना, अ टॉल गर्ल वेंट, यहां पर जो अ है वो डिटर्मिनर है, ना कि क्वालिफायर। यहां पर जो अ है वो डिटर्मिनर है, ना कि क्वालिफायर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर क्वालिफायर जो है वो क्या है, टॉल। टॉल, लंबा, तो यहां पर लड़की की विशेषता क्या बताई जा रही है, कि एक लंबी लड़की। तो अब यहां पर क्या हो गया, टॉल क्वालिफायर हो गया, अ डिटर्मिनर हो गया, और गर्ल हमारा मेन वर्ड हेड वर्ड हो गया, और वर्ब हो गई वेंट। आ गई बात समझ में, ये बात समझ में आ गई। अब हमेशा क्या होगा, आप देखना, एक चीज आपको दिखाई देगी कि आप जब भी कोई मेन वर्ड हेड वर्ड देखोगे जो कि नाउन वगैरह होगा, उससे पहले आपको एक एडजेक्टिव मिलेगा, और एडजेक्टिव से पहले आपको एक डिटर्मिनर मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जो भी हमारा मेन वर्ड हेड वर्ड होगा, उससे पहले आपको एक डिटर्मिनर मिलेगा, और डिटर्मिनर से पहले एक एडजेक्टिव जरूर मिलेगा। अगर डिटर्मिनर नहीं होगा तो वहां पर एडजेक्टिव भी नहीं मिलेगा। तो एडजेक्टिव से पहले डिटर्मिनर जरूर होगा, एडजेक्टिव से पहले डिटर्मिनर जरूर होगा, ठीक है। अब दीज डिटर्मिनर्स एंड क्वालिफायर्स आर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये क्या होते हैं, ये डिटर्मिनर्स और क्वालिफायर्स क्या होते हैं, एक सेंटेंस का हिस्सा होते हैं। तो मैंने यही बताया कि हेडवर्ड से पहले एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव से पहले डिटर्मिनर होगा। तो जहां पर एडजेक्टिव होगा ना एडवर्ड से पहले, उससे पहले डिटर्मिनर होगा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि वहां पर डिटर्मिनर ना हो। तो ये क्या आ जाते हैं, ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आ जाते हैं, डिटर्मिनर्स और क्वालिफायर्स। अब बात करेंगे हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में ही एडजेक्टिव फ्रेज की। एडजेक्टिव फ्रेज जो होते हैं ये सब्जेक्ट का ही पार्ट होता है। कैसे,
द यंग बॉयज इन रेड ड्रेस आर स्टूडेंट्स। अब देखना, द यंग बॉयज इन रेड ड्रेस, द यहां पर क्या है, डिटर्मिनर है। क्यों? क्योंकि यंग यहां पर क्या था, एक क्वालिफायर था। बॉयज यहां पर क्या है, हेडवर्ड है। इन रेड ड्रेस एडजेक्टिव फ्रेज है। इन रेड ड्रेस, अब लड़के कौन से, जो लाल ड्रेस में है, लड़के कौन से, जो लाल ड्रेस में, वो जवान लड़के, कौन से जवान लड़के, जो लाल ड्रेस में है। सो इन रेड ड्रेस, लाल ड्रेस में। फ्रेज क्या होता है, जिसके अंदर या तो एक सब्जेक्ट होता है या एक वर्ब होता है, या सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही नहीं होते, राइट। सो ये इनकम्प्लीट थॉट दे रहा है और यहां पर ये विशेषता बता रहा है किसकी, नाउन बॉयज की। सो एडजेक्टिव हमेशा क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है, नाउन प्रोनाउन की। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण। सो यहां पर द डिटर्मिनर है, यंग क्वालिफायर है। क्वालिफायर मतलब ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉयज को। बॉयज यहां पर क्या है, हेडवर्ड है। और ये रेस्ट पार्ट ऑफ दी सेंटेंस जो आ रहा है इसमें, इन रेड ड्रेस, इन रेड ड्रेस एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। आर वर्ब है और स्टूडेंट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, कि वो लड़के जो लाल ड्रेस में है वो क्या है, वो स्टूडेंट्स है। तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसको, सब्जेक्ट को। ये जो सब्जेक्ट है ना, द यंग बॉयज इन रेड ड्रेस, द यंग बॉयज इन रेड ड्रेस, ये जो सब्जेक्ट यहां पर है, इस सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि भाई ये स्टूडेंट है, ठीक है। इनके बारे में बता रहे, जैसे हम बोल रहे हैं यू आर ब्यूटिफुल, हमने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया कि भाई तुम क्या हो, सुंदर हो, राइट। जेरेंट और इंफिनिटिव भी क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट का पार्ट होते हैं। कैसे, जेरेंट क्या होता है, जेरेंट होता है किसी भी नाउन के साथ जब आप आईएनजी लगा दो, जैसे स्मोक के साथ अगर मैं आईएनजी लगा दूं तो वो बन जाता है स्मोकिंग। और जब ये एक नाउन की तरह काम करे, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्मोकिंग, मैं क्या कर रहा हूं, मैं धूम्रपान कर रहा हूं, यहां पर तो ये क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहां पर जो हमने स्मोक प्लस आईएनजी लिखा, ये हमने क्या बनाया, स्मोक प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो हमने लगाया। और ये जब किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करे, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग यहां पर नाउन का काम कर रहा है, वर्ब का काम नहीं कर रहा। इस वाले सेंटेंस में ये वर्ब का काम कर रहा है, इस वाले सेंटेंसेस में ये नाउन का काम कर रहा है, तो ये जेरेंट कहलाता है, ठीक है। और इन्फिनेटिव क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव क्या कहलाता है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वर्ब की, रूट फॉर्म होती है जो वर्ब की, तो जब उसके पहले हम टू लगा देते हैं वो टू इन्फिनेटिव कहलाता है। इसको ज्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं समझा सकती, वैसे आप इसको बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो वर्ब जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताऊंगी। सो देखना कि हेडवर्ड जो होगा किसी भी सेंटेंस का, वो एक जेरेंट भी हो सकता है और एक इन्फिनेटिव भी हो सकता है। हमेशा ये मत सोचना कि भाई किसी का नाम होगा, किसी जगह का नाम होगा, ऐसी ही चीजें आपको सब्जेक्ट में मिलेंगी, नहीं। अगर लिखा है वॉकिंग तो ये भी क्या है, हेडवर्ड है, ठीक है। स्मोकिंग यहां पर नाउन का काम कर रहा है। कोई भी ऐसी वर्ब जिसके साथ आप आईएनजी लगा दो और वो सेंटेंस में नाउन का काम करे, नाउन की जगह काम करे, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा बेटा, जेरेंट कहलाएगा। और साथ ही साथ इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब, अगर टू के साथ मैंने वर्ब लगा दिया तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। समझना, टू स्मोक इज हार्मफुल, तो यहां पर टू स्मोक क्या है, हेडवर्ड है। तो किसी भी सेंटेंस का जो पार्ट है और जो उसमें सब्जेक्ट वाला पार्ट है,
तो वो सब्जेक्ट वाला पार्ट जेरेंड भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट वाला पार्ट इंफिनिटिव भी हो सकता है, टू इंफिनिटिव। ठीक है, टू फाइंड फॉल्ट्स इज इजी, टू फाइंड फॉल्ट्स इज इजी, फॉल्ट ढूंढना क्या है, आसान है। तो टू के साथ हमने वर्ब लगा रखी है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है, तो यहां पर ये हेड वर्ड का काम करेगा। ठीक है, अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के पार्ट्स भी होते होंगे अलग अलग, जैसे एक पार्ट तो वर्ब होता है, आप सभी को पता है प्रेडिकेट में, जैसे राधा रन्स, तो ये रन्स जो है ये प्रेडिकेट वाला पार्ट है और ये वर्ब है। सेम ईट वर्ब है, जंप वर्ब है, आर प्लेइंग वर्ब है। ठीक है, दो मिल गई ना, प्रेडिकेट में हमने देखा था दो वर्ब्स अगर यूज हो, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक है, टू और मोर देन वन वर्ब जब मिलकर एक वो बनाए। ठीक है, आपको इससे पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें हमने सिंपल प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट, इन सब चीजों के बारे में बात की थी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा, प्रेडिकेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे शी राइट्स अ लेटर, वो लिखती है एक लेटर। सो ऑब्जेक्ट जो होगा प्रेडिकेट के अंदर वो वर्ब के बाद आएगा, जैसे राइट्स वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वर्ब के बाद आया, है ना। शी गेव मी एन एप्पल, शी गेव वर्ब, मी एन एप्पल, मी क्या हो गया, जल्दी बताइए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फटाफट क्लिक करनी चाहिए चीजें। एप्पल क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एप्पल क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था ना, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होती है, चीजें होती हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होते हैं, पर्सन। डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आईओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में क्या होगा कि प्रेडिकेट जो है उसमें ऑब्जेक्ट भी होगा, वो हमेशा वर्ब के बाद आएगा। जेरेंड भी हो सकता है ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में। जेरेंड मैंने अभी आपको क्या बताया, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओ और ये सेंटेंस में जब नाउन का काम करे तो ये क्या कहलाता है, एक जेरेंड कहलाता है। अब समझना, जेरेंड जो है वो यूज किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रेडिकेट वाले पार्ट में, और ये एक नाउन की तरह काम करता है। समझो, माई ब्रदर लाइक्स सिंगिंग, मेरे भाई को गाना पसंद है, यहां पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है, और ये क्या है, जेरेंड है, और ये प्रेडिकेट वाले पार्ट में भी है। ये तो वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सो यहां पर जेरेंड जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये यहां पर ऑब्जेक्ट भी है, ये ऑब्जेक्ट नाउन भी है और ये जेरेंड है। कैसे ऑब्जेक्ट, कैसे, मेरे भाई को क्या पसंद है, गाना पसंद है। अब ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट नाउन होता है या नहीं होता है, होता है। अब ये नाउन कैसे बना है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर बना है। जब कोई भी नाउन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर बने तो उसे हम जेरेंड कहते हैं, और वो वहां पर वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करे। सिंगिंग, जैसे मैं बोलूं आई एम सिंगिंग, तो मैं यहां पर काम कर रही हूं गाने का, यहां पर सिंगिंग ये काम हो नहीं रहा है। ठीक है, इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट वाले पार्ट में आपको ऑब्जेक्ट्स इंफिनिटिव भी मिलेंगे, जैसे प्रेडिकेट के अंदर इंफिनिटिव मतलब टू इंफिनिटिव हमेशा वर्ब के बाद यूज किया जाएगा ऑब्जेक्ट के तौर पर, जैसे योर सिस्टर लव्स टू सिंग। तो जिस टाइप से आप सेंटेंस क्रिएट करेंगे उस टाइप से उसका स्ट्रक्चर या उसका पार्ट जो है वो बदलता चला जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट भी नाउन और नाउन फ्रेज दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाऊंगी, अभी कॉम्प्लीमेंट समझ आ जाएगा। देखो, प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एज नाउन फ्रेज या फिर नाउन। प्रेडिकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, मी। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, मी। इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या है यहां पर, मॉनिटर। मुझे क्या बनाया गया, मॉनिटर बनाया गया, तो ये चीज मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब मेरे बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है। सो माय क्लास टीचर ये सब्जेक्ट हो गया, मेरी क्लास की टीचर अपॉइंटेड वर्ब हो गया। प्रेडिकेट वाला ये जो पार्ट हुआ
प्रेडिकेट वाला ये जो पार्ट हुआ, इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप देख सकते हो। मॉनिटर यहां ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये मी ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो इन प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है एज नाउन फ्रेज या नाउन। तो ये या तो नाउन फ्रेज होगा या नाउन होगा, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज और पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ये एडजेक्टिव फ्रेज और पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। कैसे? एक सेंटेंस में एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव फ्रेज हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, ये यूज किए जाते हैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। कैसे? आई थॉट इट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या हुआ? इंपॉर्टेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव, है ना? एडजेक्टिव हुआ या नहीं हुआ? प्रोनाउन इट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इट क्या है? प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव कहलाया। तो इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है वो भी एक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। योर लेटर मेड अस वरीड। वरीड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। तो एक जो कॉम्प्लीमेंट है हमें क्या कर दिया? वरीड कर दिया। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यहां पर ऑब्जेक्ट की बात करें ना, तो अस ऑब्जेक्ट जो है इसको कॉम्प्लीमेंट किया वरीड ने, और वरीड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। सो मैं कह रही हूं कि वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। द मास्टर थिंक्स द पियोन वेरी ऑनेस्ट। मास्टर सोचता था कि जो पियोन है वो बहुत ईमानदार है। वेरी ऑनेस्ट। तो यहां पर द पियोन ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? वेरी ऑनेस्ट। वेरी ऑनेस्ट क्या हो गया? जल्दी बताइए क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज। वेरी ऑनेस्ट एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। चलिए, सो अब बारी है क्विज की। फटाफट से खेलते हैं क्विज। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, टू प्लस जेरेंड या फिर नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिग्निफाइज थिंग्स, पर्सन, एनिमल या नन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? क्या दर्शाते हैं वो? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बताते हैं हमें? चीजों के बारे में, थिंग्स। आज की क्लास में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा और कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा। अब अगली क्लास में